नमस्कार साथियों, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपकी सपने यूट्यूब चैनल पर जिसका नाम है पैरामेडिकल स्टडी पॉइंट। और जैसा कि ग्रुप 5 की तैयारी में आप सभी लगे हुए हैं, हमने लास्ट वीडियो में बायोकेमिस्ट्री के कुछ बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन आप सभी के साथ में शेयर किया था। और बहुत सारे स्टूडेंट ने माइक्रोबायोलॉजी सब्जेक्ट पर कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन की डिमांड की और उसी डिमांड के लिए आज मैंने लगभग 15 से 20 क्वेश्चन आप सभी के लिए यहाँ पर माइक्रोबायोलॉजी सब्जेक्ट का मैंने बनाया है। तो चलिए देख लेते हैं। और ये वीडियो शुरू करने से पहले मैं आप सभी को कहना चाहूंगा कि अगर आपको इस तरह के वीडियो पसंद आ रहे हो, ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन की जो सीरीज हमने चालू की है ग्रुप 5 के लिए, जिसमें आप लैब टेक्नीशियन, लैब असिस्टेंट के लिए तैयारी को अच्छी तरह से आप इसकी तैयारी कर सकते हैं इन वीडियो के माध्यम से। तो चैनल को हमारे सब्सक्राइब करिए, ज्यादा से ज्यादा वीडियो को लाइक करके शेयर करिए। तो चलिए शुरू करते हैं आज का माइक्रोबायोलॉजी सब्जेक्ट का जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का वीडियो है। तो जैसा कि पहला क्वेश्चन है इसमें, कल्चर मीडिया में इनोक्यूलेशन एवं मल्टीप्लिकेशन के बीच की अवस्था को क्या कहते हैं। इस तरह क्वेश्चन आपके लिए बन सकते हैं, माइक्रोबायोलॉजी के बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन है। तो पहला क्वेश्चन, कल्चर मीडिया में इनोक्यूलेशन, आप इनोक्यूलेशन टर्म को जानते हैं क्या होता है, एवं मल्टीप्लिकेशन के बीच की प्रावस्था क्या कहते हैं। तो जब आप किसी भी सैंपल को, स्पेसिमेन को कल्चर के लिए यूज करते हैं, कल्चर करते हैं, तो उस प्रक्रिया को क्या कहते हैं, इनोकुलेशन करना कहते हैं, इनोकुलेट करना कहते हैं। तो जैसे आप इनोकुलेट करते हैं उसके बाद में, कल्चर मीडिया में इनोकुलेट होने के बाद में, जब उस स्पेसिमेन में या सैंपल में जो भी बैक्टीरिया या जो भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म ग्रो करते हैं, उनका मल्टीप्लिकेशन होता है, उसके बीच की अवस्था को क्या कहते हैं। तो इसके 4 ऑप्शन यहाँ पर है। पहला है लॉग फेज, दूसरा लैग फेज, तीसरा ग्रोथ फेज और चौथा स्टेशनरी फेज। तो इन 4 में से सही आंसर क्या होना चाहिए, इनोकुलेशन फेज और मल्टीप्लिकेशन फेज के बीच की जो अवस्था है वो कहलाती है लैग फेज। ठीक है, ये जनरली बैक्टीरियल ग्रोथ कर्व से संबंधित है। आपने बैक्टीरियल ग्रोथ कर्व पढ़ा होगा बैक्टीरियोलॉजी में। तो बैक्टीरियल ग्रोथ कर्व में जो फेज होती हैं उस फेज से संबंधित है। तो इसका सही आंसर होगा लैग फेज। ठीक है, तो इनोकुलेशन के बाद में जब बैक्टीरियल सेल मल्टीप्लिकेशन करती है, तो उस दौरान का जो फेज होता है, उस दौरान की जो अवस्था होती है, जो टाइम उसमें लगता है, वो फेज कहलाता है लैग फेज। इसको अच्छे से पढ़िएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, एक बैक्टीरियम से 2 डॉटर सेल बनने तक की प्रावस्था क्या होती है। ठीक है, ये क्वेश्चन पहले क्वेश्चन से ही रिलेटेड है। एक बैक्टीरियम से 2 डॉटर सेल्स बनने की प्रावस्था को क्या कहते हैं। इसका मतलब यह है कि जब आप बैक्टीरियल सेल को या आप स्पेसिमेन को इनोकुलेट करते हैं कल्चर मीडिया में, और जब वो मल्टीप्लाई करता है, उसमें जो डिवीजन होता है, जब उससे डॉटर सेल बनती है, तो उस प्रावस्था को क्या कहते हैं। तो इसका ऑप्शन है जनरेशन टाइम, दूसरा लॉग फेज, तीसरा डिक्लाइन फेज और चौथा नन ऑफ दीज, इनमें से कोई नहीं। ठीक है, तो एक बैक्टीरिया से 2 डॉटर सेल बनने तक की जो फेज होती है, जो प्रावस्था होती है, उसको क्या बोलते हैं, जनरेशन टाइम कहते हैं उसको। ठीक है, इसका सही आंसर होगा जनरेशन टाइम। आप जानते हैं कि हर बैक्टीरिया के ग्रो करने के बाद में जो उसका डॉटर सेल जब उसमें से बनती है, तो उन सबका अलग अलग टाइमिंग होती है। तो ये जनरेशन टाइम से संबंधित है। जनरली ये आपको बैक्टीरियल ग्रोथ कर्व में ही देखने को मिलेगा जनरेशन टाइम। नेक्स्ट है आपका, निम्न में से असत्य कथन को छांटिए। ठीक है, निम्न में से असत्य को छांटिए। तो यहाँ पे कुछ आपको बैक्टीरिया दिए हुए हैं और इसमें कुछ उसके जनरेशन टाइम दिए हुए हैं। तो पहला ऑप्शन है ई कोलाई। ई कोलाई का जनरेशन टाइम 20 मिनट। ठीक है, दूसरा है ट्यूबर कुलाई बेसिलाई, इसका जनरेशन टाइम दिया हुआ है 20 आवर्स। और तीसरा है लेप्रा बेसिलाई, इसका जनरेशन टाइम दिया है 20 डेज। और लास्ट ऑप्शन जो है ऑल ऑफ आर ट्रू, मतलब जो ऊपर तीनों बैक्टीरिया दिए हुए हैं, इनका जनरेशन टाइम तीनों का बिल्कुल सही है। तो इसमें से क्या आंसर होना चाहिए, असत्य कथन को आप छांटिए, इसमें आप मैसेज करके मुझे बताइए। तो बैक्टीरिया दिए हैं, इनका जनरेशन टाइम, तो ई कोलाई जो होता है उसका जनरेशन टाइम 20 मिनट होता है, ये बिल्कुल सही है। जब ई कोलाई को आप कल्चर करेंगे तो इसमें से जब डॉटर सेल का निर्माण होगा, डॉटर सेल इसमें डिवीजन होकर डॉटर सेल बनेगी, तो इसको 20 मिनट का टाइम लगभग बनता है, इसमें लगता है। तो ई कोलाई का जनरेशन टाइम बिल्कुल सही दिया हुआ है। दूसरा है ट्यूबरकुलाई बेसिलाई, इसको 20 आवर्स लगते हैं इसको जनरेट होने में, इसको डिवाइड होकर डॉटर सेल बनने में, तो ये भी बिल्कुल सही है। और तीसरा जो आंसर दिया है आपका, ऑप्शन जो दिया है लेप्रा बेसिलाई, लेप्रा बेसिलाई का जनरेशन टाइम 20 डेज होता है, ये भी बिल्कुल सही है। तो इसका सही आंसर होगा ऑल ऑफ अबव। ठीक है, तो असत्य कथन, इसमें असत्य कोई भी नहीं है। जितने भी बैक्टीरिया का जो जनरेशन टाइम दिया है वो बिल्कुल सही दिया है। ई कोलाई का 20 मिनट, इसको आप अलग अलग भी याद कर सकते हैं, पेपर में आपसे पूछ सकता है कि ई कोलाई का जनरेशन टाइम निम्न में से होता है, और इसका सही आंसर 20 मिनट। तो इसको आप अलग अलग भी याद कर लीजिएगा, अच्छे से पढ़ लीजिएगा। 4th नंबर का जो क्वेश्चन है आपका, चलिए बढ़ते हैं आगे की ओर।
पेप्टोन वाटर एवं न्यूट्रिएंट ब्रोथ है। पेप्टोन वाटर और न्यूट्रिएंट ब्रोथ निम्न ऑप्शन में से क्या है? पहला दिया है बेसल मीडिया, दूसरा इनरिच्ड मीडिया, तीसरा सेलेक्टिव मीडिया और चौथा ऑल ऑफ एबव। तो आपको बताना है पेप्टोन वाटर और न्यूट्रिएंट ब्रोथ क्या है इनमें से। तो जनरली आप सभी जानते हैं कि पेप्टोन वाटर और न्यूट्रिएंट ब्रोथ जो होते हैं ये बेसल मीडिया कहलाते हैं। ठीक है, बेसल मीडिया या बेसिक मीडिया में पेप्टोन वाटर का और न्यूट्रिएंट ब्रोथ का उपयोग किया जाता है। तो ये चार जो प्रश्न थे इनको आप अच्छी तरह से पढ़िए, नोट डाउन भी कर सकते हैं, इनके आंसर देख सकते हैं। अब बढ़ते हैं हम 5th नंबर के क्वेश्चन की ओर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 5th नंबर क्वेश्चन है 37 डिग्री सेल्सियस तापमान पर ग्रोथ करने वाले बैक्टीरिया कहलाते हैं। ठीक है, आप 37 डिग्री सेल्सियस तापमान पर ग्रोथ करने वाले बैक्टीरिया को क्या कहते हैं? और यहाँ पे जो इनके ऑप्शन दिए हैं, पहला ऑप्शन है मीजोफिल्स, दूसरा है साइक्रोफिल्स, तीसरा ऑप्शन है थर्मोफिल्स और चौथा ऑप्शन है आपका नन ऑफ दीज। ठीक है, तो आपने पढ़ा होगा इसके बारे में कि अलग अलग तापमान पर जो बैक्टीरिया ग्रो करते हैं उनको क्या कहा जाता है। तो सबसे पहला मेसोफिल्स। मेसोफिल्स के बारे में अगर आपने पढ़ा होगा तो आपको पता है कि इसका सही आंसर मेसोफिल्स होगा, क्योंकि मेसोफिल्स ये ऐसे बैक्टीरिया होते हैं जो 37 डिग्री सेल्सियस तापमान पे ग्रो करते हैं। इसका सेकंड ऑप्शन है साइक्रोफिल्स। साइक्रोफिल्स जो बैक्टीरिया होते हैं वो लेस देन 20 डिग्री सेल्सियस तापमान पर ग्रो करते हैं। साइक्रोफिल्स बैक्टीरिया ऐसे बैक्टीरिया जो 20 डिग्री सेल्सियस तापमान से कम तापमान पर ग्रो करते हैं उनको साइक्रोफिल्स कहते हैं। और थर्मोफिल्स जो बैक्टीरिया होते हैं वो 50 टू 60 डिग्री सेल्सियस तापमान पर ग्रो करने वाले बैक्टीरिया होते हैं। ठीक है, तो 50 से 60 डिग्री सेल्सियस तापमान पर जो ग्रो करेंगे वो बैक्टीरिया क्या कहलाते हैं? आपके थर्मोफिल्स कहलाते हैं। तो इसका सही आंसर होगा 37 डिग्री सेल्सियस तापमान पर ग्रोथ करने वाले बैक्टीरिया मेसोफिल्स कहलाते हैं। इसको नोट डाउन कर लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 6th है, निम्न में से कौन सा बैक्टीरिया ड्राई होने पर त्वरित रूप से मर जाता है? मतलब ऐसा कौन सा बैक्टीरिया है जो ड्राई करने पर तुरंत ही उसकी डेथ हो जाएगी? ठीक है, तो इसके ऑप्शन है माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस, सेकेंड है स्टेफिलोकोकस ऑरियस, नेक्स्ट है स्यूडोमोनास ऑरिजिनोसा और डी नंबर ऑप्शन है ट्रिपोनिमा पैलेडियम। तो इसमें आप बताइए कि कौन सा ऐसा बैक्टीरिया है जो ड्राई होने पे त्वरित रूप से इसकी डेथ हो जाएगी? तो इसका सही आंसर होगा ट्रिपोनिमा पैलेडियम। आप सभी जानते हैं ट्रिपोनिमा पैलेडियम एक स्पाइरोकीट्स की प्रजाति है। स्पाइरोकीट्स की 4 प्रजातियां होती हैं जिसमें से ट्रिपोनिमा पैलेडियम भी है। और इसके लिए हम VDRL का टेस्ट लगाते हैं क्योंकि इससे सिफिलिस नाम का रोग होता है। ठीक है, सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिसीज है जो ट्रिपोनिमा पैलेडियम से सिफिलिस नाम का रोग होता है। तो ट्रिपोनिमा पैलेडियम आप अच्छे से याद कर लीजिए कि ट्रिपोनिमा पैलेडियम जो है अगर ड्राई अवस्था में होगा तो त्वरित इसकी जो है कि वो डेथ हो जाएगी, तुरंत ये मर जाता है। नेक्स्ट आपका ऑप्शन है कि नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 7 नंबर का है कि निम्न में से कौन सा बैक्टीरिया अल्कलाइन पीएच में ग्रो करता है? तो ऐसे कौन से बैक्टीरिया, बहुत सारे ऐसे बैक्टीरिया हैं जो अलग अलग पीएच मान पे ग्रो करते हैं। तो इन ऑप्शन में से आपको देखना है कि ऐसा कौन सा बैक्टीरिया है जो अल्कलाइन पीएच में या क्षारीय पीएच मान पे ग्रोथ करता है। ठीक है, पहला ऑप्शन है लैक्टोबैसिलाई, दूसरा ऑप्शन है विब्रियो कॉलेरी, तीसरा ऑप्शन आपका सैल्मोनेला और लास्ट ऑप्शन आपका शिगेला। ठीक है, तो इसमें से आपका आंसर सही आंसर होना चाहिए अल्कलाइन पीएच में आपका विब्रियो कॉलेरी। आप सभी जानते हैं विब्रियो कॉलेरी के बारे में, कॉलेरा नाम का डिसीज होता है इस बैक्टीरिया से। तो विब्रियो कॉलेरी ऐसा बैक्टीरिया है जो अल्कलाइन पीएच पे ही ग्रो कर पाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन इसी से रिलेटेड है 8th नंबर का कि निम्न में से कौन सा बैक्टीरिया एसिडिक पीएच पे ग्रो करता है? मतलब अम्लीय माध्यम में ग्रो करने वाले बैक्टीरिया का नाम आपको इन ऑप्शन में से बताना है। तो पहला ऑप्शन आपका लैक्टोबैसिलाई, दूसरा ऑप्शन विब्रियो कॉलेरी और तीसरा ऑप्शन सैल्मोनेला और चौथा शिगेला। पूरे ऑप्शन वही सेम है 7 नंबर के क्वेश्चन की तरह। तो इनमें से आप पहचानिए कौन सा ऐसा बैक्टीरिया है जो एसिडिक पीएच मान पे ग्रो करता है। तो इसका सही आंसर होना चाहिए लैक्टोबैसिलाई। आप सभी जानते हैं ये लैक्टोबैसिलाई जो होता है, लैक्टोबैसिलस जो होते हैं बैक्टीरिया वो एसिडिक पीएच मान पे ग्रो करते हैं, एसिडिक पीएच पर ग्रो करते हैं। 9th नंबर का जो क्वेश्चन है आपका वो है मानव शरीर में पाए जाने वाले बैक्टीरिया कहलाते हैं। देखिए एनवायरमेंट में या हर जगह बैक्टीरिया अलग अलग जगह जो पाए जाते हैं उनको अलग अलग नाम से इनको अपन पहचानते हैं। तो मानव शरीर के अंदर जो बैक्टीरिया पाए जाते हैं वो इन ऑप्शन में से क्या कहलाएंगे? पहला ऑप्शन आपका है ऑटोट्रॉप्स, दूसरा है हेटेरोट्रॉप्स, तीसरा ऑप्शन है फोटोट्रॉप्स और चौथा ऑप्शन आपका कीमोलिथोट्रॉप। बहुत ही इजी क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट और बहुत
सरल प्रश्न है। तो ऑटोट्रोफ्स को अगर आप हिंदी में कहें तो ऐसे बैक्टीरिया, इनको इसकी हिंदी होती है स्वपोषी। तो ऐसे बैक्टीरिया जो अपना पोषण, ठीक है, अपने पोषण के लिए, अपने न्यूट्रिशन के लिए स्वयं अपना पोषण करते हैं, न्यूट्रिशन करते हैं, वो ऑटोट्रॉप्स कहलाते हैं, स्वपोषी कहलाते हैं। दूसरा है इसका हेट्रोट्रॉप्स। हेट्रोट्रॉप्स ऐसे बैक्टीरिया जो अपने पोषण के लिए, अपने न्यूट्रिशन के लिए किसी दूसरे होस्ट पे आश्रित होते हैं, ठीक है, उस पे होस्ट पे ही ये आश्रित होंगे, वो हेट्रोट्रॉप्स कहलाते हैं। नेक्स्ट आपका फोटोट्रॉप्स, जो प्लांट्स पे, जो पौधों पे डिपेंड करते हैं, ऐसे बैक्टीरिया जो अपने पोषण के लिए, अपने न्यूट्रिशन के लिए प्लांट्स पे डिपेंड होंगे, वो फोटोट्रॉप्स कहलाते हैं। और नेक्स्ट आपका कीमोलिथोट्रॉप्स, ऐसे बैक्टीरिया जो इनऑर्गेनिक सब्सटेंस पे डिपेंड करते हैं, ठीक है, अपने पोषण के लिए। तो इसमें सही आंसर होना चाहिए आपका हेट्रोट्रॉप्स, परपोषी, अगर हिंदी में कहें तो। मानव शरीर में जो बैक्टीरिया पाए जाते हैं वो परपोषी कहलाते हैं, हेट्रोट्रॉप्स कहलाते हैं, ठीक है। तो बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, आप इनका स्क्रीनशॉट भी लेकर रख सकते हैं और इनको आप नोट डाउन भी कर सकते हैं। इनको अच्छे से पढ़िए। अब हम बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। तो 10वां नंबर जो क्वेश्चन आपका 10 नंबर का, निम्न में से एसिड फास्ट ऑर्गेनिज्म है। ये 4 ऑप्शन है आपके पास में और इनमें से आपको पहचानना है कि एसिड फास्ट जो ऑर्गेनिज्म है वो कौन सा है। तो पहला ऑप्शन आपका दिया है ट्यूबरकुलाई बैसिलाई, दूसरा है लेप्रा बैसिलाई, तीसरा है नोकार्डिस और चौथा ऑल ऑफ दीज। इन चारों में से, इन तीनों में से चौथा ऑप्शन तो ऑल ऑफ दीज है। 3 ऑप्शन में से आपको पहचानना कि एसिड फास्ट ऑर्गेनिज्म कौन सा होता है। तो जनरली आप सभी जानते हैं ये ट्यूबरकुलोसिस जो है, ट्यूबरकुली बैसिलाई है, माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलाई, ये भी एसिड फास्ट होता है। लेप्रा बैसिलाई भी एसिड फास्ट होता है, नोकार्डिस भी एसिड फास्ट होता है। तो इसका सही आंसर है ऑल ऑफ दीज। तो एसिड फास्ट बैसिलाई है, सॉरी एसिड फास्ट ऑर्गेनिज्म है ये तीनों। तो इसका सही आंसर होना चाहिए ऑल ऑफ दीज, ठीक है। नेक्स्ट आपका जो क्वेश्चन है 11 नंबर का, बैक्टीरियल ग्रोथ कर्व में कितने फेज होते हैं, ठीक है। आपने बैक्टीरियल ग्रोथ कर्व पढ़ा है, इसके पहले ही मैंने क्वेश्चन बताया इसके बारे में। तो बैक्टीरियल ग्रोथ कर्व में कितने फेज होते हैं, 1, 2, 3 या 4? आप सबको पता है इसका आंसर। तो बैक्टीरियल ग्रोथ कर्व में 4 फेज होते हैं, ठीक है। बैक्टीरियल ग्रोथ कर्व कल्चर से संबंधित है। जब हम किसी स्पेसिमेन को लेके और किसी कल्चर मीडिया पे इनोकुलेट करते हैं, इसके बाद उसको इंक्यूबेट करने के लिए रख देते हैं और उसमें बैक्टीरिया की जो सेल है वो डेवलप होती हैं। तो अलग अलग फेज में अलग अलग प्रक्रिया होती है, उसको एक साथ बैक्टीरियल ग्रोथ कर्व कहते हैं। ये जनरली संबंधित होता है इनोकुलेशन से, लैग फेज से, लॉग फेज से, जनरेशन टाइम से, ठीक है। तो अलग अलग इसमें 4 प्रावस्थाएं होती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, अगार का उपयोग कल्चर मीडिया को सॉलिडिफाइंग करने में करते हैं क्योंकि? तो किस क्वालिटी के कारण हम अगार का उपयोग कल्चर मीडिया को सॉलिडिफाई करने में करते हैं, कल्चर मीडिया हमारा सॉलिड हो जाए, जेल की तरह हो जाए। तो अगार का उपयोग कल्चर मीडिया को सॉलिडिफाई करने में क्यों करते हैं? पहला ऑप्शन है अगार मीडिया की न्यूट्रिएंट प्रॉपर्टी को नहीं बढ़ाता है या मीडिया की न्यूट्रिएंट प्रॉपर्टी को प्रभावित नहीं करता है। पहला ऑप्शन ये बिल्कुल सही है। दूसरा है ये बैक्टीरिया की ग्रोथ से प्रभावित नहीं होता है, ये ऑप्शन भी सही है, ठीक है। और अगार का मेल्टिंग पॉइंट व सॉलिडिफाइंग पॉइंट एक समान नहीं होता है, ये भी बिल्कुल ठीक है। तो इसका सही आंसर होना चाहिए ऑल ऑफ एबव। तो अगार का उपयोग कल्चर मीडिया को सॉलिडिफाइंग करने में क्यों करते हैं? क्योंकि ये तीनों इसमें क्वालिटी होती है, इसमें ये 3 इसकी प्रॉपर्टी है जिसके कारण हम अगार का उपयोग कल्चर मीडिया को सॉलिडिफाइंग करने में करते हैं। मीडिया की न्यूट्रिएंट प्रॉपर्टी को भी डिस्टर्ब नहीं करता है, दूसरा बैक्टीरिया की ग्रोथ को डिस्टर्ब नहीं करेगा, और इसका मेल्टिंग पॉइंट और सॉलिडिफाइंग दोनों एक समान नहीं होता है। उसकी वजह से क्या होता है कि ये जेल के रूप में ठोस फॉर्म में कल्चर मीडिया को हमारा जो होता है उसको सॉलिडिफाई करने के लिए उपयोगी होता है, ठीक है। इसका मेल्टिंग पॉइंट जो होता है वो 95 डिग्री सेल्सियस होता है अगार का, ठीक, इसको कहीं पे नोट कर लीजिएगा। और इसका जो सॉलिडिफाइंग पॉइंट होता है वो 42 डिग्री सेल्सियस के आसपास होता है, तो इसको अच्छे से नोट कर लीजिए। नेक्स्ट आपका 13 नंबर का जो प्रश्न है, यूरिएज टेस्ट पॉजिटिव होने का सूचक है। आप सभी आपने पढ़ा होगा यूरिएज टेस्ट के बारे में। तो यूरिएज टेस्ट जब हम लगाते हैं और कोई बैक्टीरिया उसमें यूरिएज टेस्ट पॉजिटिव देता है तो उसमें एक रंग डेवलप होता है, कलर डेवलप होता है, उस कलर को आपको पहचानना है। अगर आपने इसका टेस्ट किया है या आपने पढ़ा है तो आपको ये क्वेश्चन बिल्कुल आएगा। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। यूरिएज टेस्ट पॉजिटिव होने का सूचक है, पहला रेड कलर, दूसरा पर्पल पिंक कलर, तीसरा ऑप्शन आपका ग्रीन कलर, या चौथा ऑप्शन आपका नन ऑफ दिस, इनमें से कोई नहीं। तो आप सभी जानते हैं यूरिएज टेस्ट जब भी आप लगाते हैं जनरली एक क्रिस्टेंसन मीडिया होता है, उसका उपयोग करके आप उसमें यूरिएज एंजाइम की सहायता से
उसका टेस्ट करेंगे। तो जब 37 डिग्री सेल्सियस पे 4 घंटे के लिए इंक्यूबेट करते हैं यूरियस टेस्ट लगा के, इसके बाद उसको ओवरनाइट अपन रखते हैं। तो ओवरनाइट के बाद जब उसको आके देखते हैं तो उसमें पिंक पर्पल कलर जो है वो डेवलप होता है, जो इसका इंडिकेशन होता है, इसका सूचक होता है यूरियस टेस्ट का। तो यूरियस टेस्ट अगर पॉजिटिव है, अगर उस कल्चर में पिंक पर्पल कलर डेवलप हुआ है, इसका ये सीधा सीधा इंडिकेशन है कि यूरियस टेस्ट उसमें पॉजिटिव आ रहा है। ठीक है, तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, इसको आप नोट डाउन कर लीजिए, स्क्रीनशॉट भी लेकर रख सकते हैं। नेक्स्ट आपका है यूरियस टेस्ट पॉजिटिव होता है। अब देखिए ये इसी से संबंधित है, यूरियस टेस्ट अगर पॉजिटिव होगा तो पिंक पर्पल कलर बनेगा, इसमें डेवलप होगा। और दूसरा कौन सा ऐसा बैक्टीरिया है जो, या कौन सा स्पीसीज का बैक्टीरिया है जो यूरियस टेस्ट को पॉजिटिव उसमें देगा। ठीक है, तो पहला ऑप्शन आपका क्लेबिसेला, दूसरा ऑप्शन आपका प्रोटियस, तीसरा बोथ ए एंड बी, और चौथा नन ऑफ दीज। तो इसका सीधा सा आंसर होगा क्लेबिसेला और प्रोटियस, जो दोनों जो होते हैं वो यूरियस टेस्ट को पॉजिटिव देते हैं। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, बोथ ए एंड बी। तो ये 14 क्वेश्चन आपके हो गए हैं। अब हम बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो नेक्स्ट जो 15 नंबर का क्वेश्चन है आपका, सिल्वर इम्प्रेग्नेशन मेथड का उपयोग निम्न में से किसके डिमॉन्स्ट्रेशन के लिए करते हैं। ठीक है, सिल्वर इम्प्रेग्नेशन मेथड का उपयोग निम्न में से किसके डिमॉन्स्ट्रेशन के लिए करते हैं। पहला ऑप्शन है आपका स्पाइरोकीट, दूसरा है विब्रियोज, तीसरा सिगेलाज, चौथा सैल्मोनेलाज। ठीक है, तो इन चार में से आपको पहचानना है कि सिल्वर इम्प्रेग्नेशन मेथड का प्रयोग आप किसके लिए करते हैं, किसकी जांच के लिए करते हैं। तो इसका सही आंसर होगा स्पाइरोकीट। इसके पहले मैंने आपको बताया गया कि ट्रिकोनिमा पैलिडियम एक स्पाइरोकीट है, और जनरली सिल्वर इम्प्रेग्नेशन मेथड का उपयोग इसी के लिए करते हैं। और ये नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 16 नंबर का है, निम्न में से ऑक्सीडेज पॉजिटिव बैक्टीरिया है। जब आप ऑक्सीडेज टेस्ट लगाते हैं तो ये उसी से संबंधित है, निम्न में से ऑक्सीडेज पॉजिटिव बैक्टीरिया है। तो पहला है निशेरिया, दूसरा स्यूडोमोनास, नेक्स्ट आपका विब्रियो, और ऑल ऑफ दिस। तो इसका सही आंसर होगा, बहुत ही सरल क्वेश्चन है, आपने पढ़ा होगा ऑक्सीडेज टेस्ट, निशेरिया भी ऑक्सीडेज पॉजिटिव होगा, स्यूडोमोनास भी होगा, और विब्रियो भी होगा। तो इसका सही आंसर होना चाहिए ऑल ऑफ एबव। ठीक है, ऑक्सीडेज टेस्ट अच्छे से पढ़िएगा, इंडोल टेस्ट पढ़िए, इनमें से क्वेश्चन पूछता है अक्सर। नेक्स्ट है आपका, निम्न में से कौन सा टेस्ट एसीटोन प्रोडक्शन को डिटेक्ट करता है। एसीटोन प्रोडक्शन कौन सा टेस्ट डिटेक्ट करेगा। पहला ऑप्शन है मिथाइलिन रेड, दूसरा ऑप्शन है वोक्स प्रॉस्कर, तीसरा ऑप्शन इंडोल, और चौथा साइट्रेट टेस्ट। ठीक है, तो इसका सही आंसर होगा वोक्स प्रॉस्कर। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। आपका अगला क्वेश्चन है, निम्न में से फिनाइल एलानाइन डीएमिनेज टेस्ट पॉजिटिव होता है। फिनाइल एलानाइन टेस्ट आप करते हैं और देखते हैं कि फिनाइल एलानाइन की जब क्रिया होती है फिनाइल एलानाइन डीएमिनेज एंजाइम की उपस्थिति में, तो एक ग्रीन कलर का कॉम्प्लेक्स बनता है। इसका मतलब यह है कि फिनाइल एलानाइन टेस्ट जो है वो पॉजिटिव शो हो रहा है। ठीक है, तो इसमें यही बताना है आपको कि फिनाइल एलानाइन डीएमिनेज टेस्ट पॉजिटिव कौन देता है। पहला ऑप्शन प्रोटियस, नेक्स्ट है प्रोविडेंसिया, नेक्स्ट मॉर्गेनेला, और ऑल ऑफ दीज। ये आंसर है आपका। तो फिनाइल एलानाइन, जैसा कि मैंने बताया कि जब भी आप फिनाइल एलानाइन का टेस्ट करेंगे तो इस एंजाइम की उपस्थिति में फिनाइल एलानाइन, अगर उससे संबंधित बैक्टीरिया जो पॉजिटिव टेस्ट देते हैं वो ग्रीन कलर से उसका इंडिकेशन आता है। तो प्रोटियस भी देगा फिनाइल एलानाइन टेस्ट पॉजिटिव, प्रोविडेंशिया भी देगा, मॉर्गेनेला भी देगा। तो इसका सही आंसर होगा ऑल ऑफ दीज। ठीक है, नेक्स्ट आपका 19 नंबर का प्रश्न है, बैक्टीरियल टेक्सोनॉमी संबंधित है। आप सबने बैक्टीरिया की टेक्सोनॉमी पढ़ा होगा। तो ये जो बैक्टीरियल टेक्सोनॉमी है इन ऑप्शन में से किससे संबंधित है। पहला ऑप्शन है क्लासिफिकेशन ऑफ बैक्टीरिया, दूसरा ऑप्शन है नॉमेनक्लेचर ऑफ बैक्टीरिया, तीसरा आइडेंटिफिकेशन ऑफ बैक्टीरिया, ऑल ऑफ दीज। तो बैक्टीरियल टेक्सोनॉमी जो है वो, उसमें आप क्लासिफिकेशन भी पढ़ते हैं आप बैक्टीरिया के, बैक्टीरिया को अलग अलग क्लासिफाई करते हैं, दूसरा उनका नॉमेनक्लेचर ही पढ़ते हैं, नामकरण ही पढ़ते हैं उनका, और आइडेंटिफिकेशन ही पढ़ते हैं। तो इसका सही आंसर होना चाहिए ऑल ऑफ दीज। तो बैक्टीरियल टेक्सोनॉमी से संबंधित है ऑल ऑफ दीज। तो दोस्तों ये आपके 19 क्वेश्चन थे। इसके बाद बढ़ते हैं 20 क्वेश्चन की ओर। तो नेक्स्ट आपका लास्ट और 20th नंबर का क्वेश्चन है, रेड हीट स्टरलाइजेशन का उपयोग निम्न में से किसके लिए करते हैं। ठीक है, पहला ऑप्शन है इनोक्यूलेटिंग वायर एंड लूप्स, दूसरा है ऑल ग्लास सिरिंज, तीसरा सॉइल ड्रेसिंग, और चौथा है ग्लास स्लाइड। तो आप सबने किया होगा माइक्रोबायोलॉजी में काम, एक
रेड हीट स्टरलाइजेशन होता है। जनरली इसका सही आंसर होना चाहिए इनोकुलेटिंग एंड वायर एंड लोब्स। ठीक है, आप जब भी सैंपल को लेके इनोकुलेट करते हो कल्चर मीडिया में, एक नाइक्रोम लोब का आप यूज करते हैं, इस तरह से कुछ रहता है। ठीक है, और इसको एक बर्नर की सहायता से आप इसको एकदम रेड हीट आप कर देते हैं। इस लोब इसको रेड हीट करके इसको स्टरलाइज करते हैं, ये प्रक्रिया है। यही क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है कि रेड हीट स्टरलाइजेशन का उपयोग निम्न में से किसके लिए करते हैं। तो पहला ऑप्शन इनोकुलेटिंग वायर एंड लूप्स, ये सही आंसर होगा। जब भी आप किसी स्पेसिमेन को, किसी सैंपल को किसी नाइक्रोम लूप से या वायर लूप से इनोकुलेट करते हैं, मतलब सैंपल को लेके और कल्चर मीडिया पे इनोकुलेट करने जाते हैं, तो उसके पहले आप इसको रेड हीट करके स्टरलाइज कर लेते हैं। ठीक है, ताकि कोई भी अदर ऑर्गेनिज्म जो है उसकी ग्रो ना हो पाए कल्चर मीडिया पे। तो दोस्तों ये थे आपके 20 क्वेश्चन जो माइक्रोबायोलॉजी सब्जेक्ट के ऊपर बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन मैंने बनाए हैं इस पे। इनको आप अच्छे से नोट डाउन कर लीजिए, इनका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। और इस तरह के वीडियो अगर आपको पसंद आ रहे हो, आप और भी सब्जेक्ट पे अगर इस तरह के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का एक वीडियो चाहते हैं, तो आप मुझे मैसेज करके जरूर बता सकते हैं। और निरंतर रूप से आप अपना फीडबैक दीजिए, जिससे हम अपने वीडियोस की क्वालिटी या जो भी कंटेंट है उसको इम्प्रूव कर सकें। और चैनल को ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब करिए, वीडियोस को लाइक करिए, शेयर करना ना भूलें। और इसी कड़ी में हम निरंतर आपके लिए प्रयास करेंगे कि अलग से अलग जो भी ऑब्जेक्टिव प्रश्न आपके लिए ला सकें, इस तरह के वीडियो और भी ज्यादा बनाएं, ताकि ग्रुप 5 के जो एग्जाम आने वाले हैं उसमें आप अपनी तैयारी को और बेहतर तरीके से कर सकें। थैंक यू सो मच।